वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं सुमन हूँ और आप सबका मैं नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ की तरफ से इस स्पेशल वेबिनार में वेलकम करती हूँ जिसका नाम है उड़ान बाय द स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम यहाँ पर कुछ सीखेंगे और साथ ही साथ में एक नए सोच और एक नए कॉन्फिडेंस को भी बढ़ावा देंगे जो एक न्यू हाइट्स विद न्यू नॉलेज फ्लाइट के साथ हमें आगे लेके जाएगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फ्रॉम कंफ्यूजन टू कैलकुलेशन, दैट इज ड्रग कैलकुलेशन। ये टॉपिक हर नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे एग्जाम हो, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन हो या फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस हो, ये हर जगह पे आता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज हम अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं। तो उड़ान एक स्पेशल वेबिनार सेशन है जो एनएनएल के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि डिजाइन किया गया है बाय द स्टूडेंट फॉर द स्टूडेंट। इसका जो विजन है वो ये है कि लर्नर्स को एक तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करना है, हमें एजुकेट करना है विद द एजुकेशनल विंग एंड विद द नॉलेज। तो एक ये सिर्फ और सिर्फ ये वेबिनार नहीं है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लर्नर्स को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, उनके साथ नॉलेज। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट अबाउट द आइटनरीज ऑफ द सेशन। सो जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि सबसे पहले वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस एंड नो अबाउट द स्पीकर्स, फिर उसके बाद कुछ वेबिनार्स की रूल वी आर गोइंग टू डिस्कस जो आज हम इम्प्लाई करने वाले हैं इस वेबिनार सेशन में, एंड जो हमारा एजेंडा है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। एंड इन सेकेंड फेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज ड्रग कैलकुलेशन, इंट्रोडक्शन, मेडिकेशन एरर्स एंड साथ में बेसिक यूनिट कन्वर्जन एंड मेडिसिन राइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला ऑफ ड्रग कैलकुलेशन फॉर अडल्ट्स। एंड थर्ड फेज में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन्फ्यूजन पंप एंड पीडियाट्रिक ड्रग डोज एंड कैलकुलेशन। Or next, we are going to discuss and saw a beautiful video about the plan, which we are going to learn and know and spread the awareness. And after that, we are going to have a question and answer round. And last, closure remarks and special rewards. So let's start from the introduction of NNL1. So as we know, nursing next life इज अ पायनर, मतलब इज अ स्टार्टिंग पॉइंट जिन्होंने नर्सेस के लिए एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया, प्रोवाइडिंग अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द नर्सेस टू ग्रो, टू अपस्किल एंड गेट अ प्लेटफॉर्म जिससे वो अपने सपनों को आगे बढ़ा सके, गवर्नमेंट जॉब जैसी प्रिपरेशन के लिए अपने आप को आगे बढ़ा सके। नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के थ्रू इस टाइम पर इतने सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम नर्सेस के लिए हो रहे हैं, चाहे नॉर्सेट हो, चाहे एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम हो, आरआरबी हो, ईएसआई हो, वेरियस टाइप ऑफ नर्सिंग एग्जाम्स, नाउ एनएनएल इज कंट्रीब्यूटिंग एंड प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट अ स्टेज जिससे वो आगे बढ़कर अपने आप को प्रूव कर सके और आगे बढ़ सके। नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ सिर्फ अभी अपनी प्रेजेंट नोएडा ब्रांच तक ही सीमित नहीं है। नाउ वी हैव अ ब्रांच इन जयपुर आल्सो एज अ NNL Edu Hub, and we have an academy here in Noida. और यहाँ पर वी आर प्रोवाइडिंग अ वेरियस टाइप ऑफ फीचर्स एंड फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट, जिसमें सीबीटी लैब इज अ वेरी मेजर एंड क्रूशियल थिंग, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वो सारे सीबीटी बेस्ड एग्जाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए देयर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अलॉन्ग विद दैट, क्लिनिकल बेस्ड लर्निंग फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन, अलॉन्ग विद दैट डाउट क्लियरिंग सेशंस और टॉप फैकल्टी जो हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जिससे वो अपने सारे डाउट्स और जितनी भी प्रिपरेशन की तैयारी है वो अच्छे से कर सके। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, वी आर गोइंग टू लर्न कि एनएनएल की क्यों चॉइस है, व्हाट इज द रीजन फॉर द चॉइस, फर्स्ट चॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट, as well as step by step guidance, study plan to the students, trusted by the toppers, and career and counseling to the students to prepare themselves. Or now till date we are provided 7,500 plus selection in various exam included NORCET and many national level exams from the past 5 years. So, और after this session there is a very special reward for the those students जो इस सेशन के लास्ट तक बने रहेंगे, and we are going to have a quiz based on a plan video, और जो इस quiz को बहुत अच्छे से solve करेगा उन first 10 students को we are going to provide this special book, that is Master Stroke Volume 3, जो बहुत ही ज्यादा important है। और this is a, कह सकते हैं एक तरीके से गाइड है फॉर द प्रिपरेशन एंड द रिवीजन इन द लास्ट मिनट और द लास्ट प्रिपरेशन फॉर द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। So first, I'm going to introduce our first speaker, Miss Ruchita, जो आज हमारे साथ यहाँ पर है। She is a very inspiring person, जिन्होंने एक स्टूडेंट से अचीवर में अपनी लाइफ को टर्न किया है और साथ ही साथ में अपनी हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन के साथ में नॉर्सेट पे बहुत अच्छी रैंक हासिल की है।
So let's start with Miss Ruchita. Miss Ruchita has scored rank 3 in NORCET 9.0. She has graduated from Sir Pratap Nursing College, Himmatnagar, Gujarat. Currently, she is working in Government Hospital, Idar. She has 4 years of clinical experience and now she is allotted with AIMS Rajkot. Congratulations and welcome, Miss Ruchita. Thank you, ma'am. Thank you, Ms. Rista. Now, second speaker is Ms. Bharti Chaudhary. She has ranked 139 in NORCET 7 in her first attempt, and recently she is working. She is also allotted a good rank in NORCET 9, and she is working in ESI New Delhi, as well as she has completed her BSc Nursing from GIMS, Alwar, Rajasthan, and she is also a part of Nursing Next Life Margdarshak. So, welcome and congratulations, Ms. Bharti. Now, our third speaker, Ms. Polumi. Ms. Polumi has also secured a very good rank, that is 34. She has also cleared in NORCET 9.0 और इन्होंने भी पहले अटेम्प्ट में अपने इस एग्जाम को क्लियर किया है. She has also completed her क्या बोलते हैं nursing from College of Nursing Midanpur Medical College and Hospital from West Bengal. Now she is allotted with now she is allotted with AIMS Bhubaneswar. So congratulations and welcome, Ms. Polmi Chhabri. Thank you, ma'am. So after discussing and introducing our speaker, let's discuss जो हमारी वेबिनार की आज की गाइडलाइंस और कुछ रूल्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी स्पीकर हैं दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस और टॉक अबाउट देयर टॉपिक वन बाय वन. उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस और क्या बोलते क्यूएनए होंगे वो आप अपनी चैट में लिख सकते हैं. एंड आफ्टर दैट सेलेक्टेड क्वेश्चंस के जितने भी आंसर्स होंगे वो आपको क्यूएनए राउंड में मिल जाएंगे. एंड आफ्टर दैट please stay tuned for at the last, because in the last you are going to get a very special report. So अब हम अपना सेशन बिगिन करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है. So let's begin our session with Miss Ruchita Patel, who will cover drug calculation basics, medication rights and unit conversions. So Miss Ruchita, over to you. Thank you, ma'am. Drug calculation means to administer correct and safe dose to the patient to prevent the harmful effect of the drug to the patient. ड्रग का डोज ड्रग का डोज ऐसे ही हम पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते. वो पेशेंट की एज, वेट, बॉडी सरफेस एरिया, पेशेंट की डिजीज कंडीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है. ड्रग कैलकुलेशन के लिए हमें बेसिक यूनिट ऑफ कन्वर्जेशन, ड्रग का फॉर्मूला क्या है, ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन, ड्रग का फॉर्म क्या है, उसके ऊपर हम डिपेंडेंट होता है. नेक्स्ट स्लाइड. ड्रग कैलकुलेशन हमारे लिए मैटर क्यों करता है? ड्रग कैलकुलेशन इसलिए मैटर करता है कि हम किसी भी पेशेंट को अंडर डोज ड्रग मीन्स कि हम डॉक्टर ने हमको जो ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें ड्रग देना चाहिए. अंडर डोज मीन्स हम पेशेंट को कम ड्रग दे तो हमें जो डिजायरेबल इफेक्ट ड्रग की चाहिए वो हम नहीं पा सकते पेशेंट में. और फिर ओवरडोज, हम किसी भी पेशेंट को ड्रग का ओवरडोज दे देते हैं तो उससे टॉक्सिसिटी हो जाती है. जैसे कि पैरासीटामोल का 4 ग्राम तक डोज पेशेंट के लिए सेफ होता है और फिर हम ज्यादा डोज दे दे तो लीवर की टॉक्सिसिटी हो जाती है. फिर हमें ड्रग को जैसे कि वर्नालेबल पॉपुलेशन होते हैं जैसे कि चिल्ड्रन, ओल्डर एडल्ट्स, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज के पेशेंट और क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं, उसमें हम ड्रग को प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ ही देना चाहिए. मेडिकेशन एरर स्लाइड. मेडिकेशन का एरर जब हम पेशेंट को ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं, जब एडमिनिस्टर करते हैं, तब मेडिकेशन एरर हो सकती है. मेडिकेशन एरर का क्या होता है? मेडिकेशन एरर जैसे कि दो ड्रग होती है, लुक लाइक ड्रग, जैसे कि दो ड्रग की स्ट्रिप होती है, सबका कलर सेम होता है तो हम पेशेंट को किसी बार हम दूसरी ड्रग समझ के पेशेंट को दे देते हैं तो इसलिए पेशेंट को गलत ड्रग एडमिनिस्टर होता है, इसलिए हमको ड्रग एरर हो जाता है, मेडिकेशन का एरर हो जाता है. फिर साउंड लाइक ड्रग, जैसे कि डॉक्टर ने हमें बोला कि आप निफिडिपिन ड्रग एडमिनिस्टर कर दो, हमने सुना कि क्लिनिडिपिन एडमिनिस्टर करना है तो वो मेडिकेशन का एरर हो गया. फिर हम मेडिकेशन एरर को प्रिवेंट करने के लिए हमें टॉलमैन लेटरिंग की जैसे कि शॉर्ट एब्रीवेशन को यूज नहीं करना, हमें प्रॉपर ही ड्रग का नाम देके एडमिनिस्टर करना है और फिर बारकोड सिस्टम को भी यूज करना है.
मेडिकेशन एरर को प्रिवेंट करने के लिए हमें अपना हेल्थ सिस्टम के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन भी होना चाहिए और शॉर्ट एब्रीविएशन को कभी यूज नहीं करना। फिर मेडिकेशन राइट्स स्लाइड में मेडिकेशन के 10 राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट पेशेंट, हमें पेशेंट को टू आइडेंटिफाइड से आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे कि हम पेशेंट का नाम पूछना होता है, फिर पेशेंट का फुल नेम क्या है वो हम पेशेंट को वो आइडेंटिफाई करना है, फिर हम यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिटी होती है उससे पेशेंट को आइडेंटिफाई करना होता है। फिर राइट मेडिकेशन, तो मेडिकेशन को हमें 3 बार चेक करना चाहिए, जैसे कि हम मेडिकेशन को कपबोर्ड में होती है, जब हम कपबोर्ड में से मेडिकेशन को निकल रहे होते हैं तभी मेडिकेशन को जब हम डिजोल्व करते हैं और पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तभी हमें 3 बार मेडिकेशन को चेक करना चाहिए, जैसे कि उससे हम मेडिकेशन एरर को प्रिवेंट कर सकते हैं। राइट डोज मीन्स पेशेंट को एज, वेट, बॉडी सरफेस एरिया और डॉक्टर के ऑर्डर अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमें पेशेंट को ज्यादा अंडर डोज और ओवरडोज नहीं देना चाहिए। राइट रूट, मेडिकेशन के रूट होते हैं, जैसे कि ओरल, आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, वे वो जो डॉक्टर के ऑर्डर अकॉर्डिंग रूट होता है वैसे ही हम हमें ड्रग को एडमिनिस्टर करना है, जैसे कि हम कभी केसीएल को आईवी बोलस नहीं देना, केसीएल को एनएस में डिजोल्व करके ही देना होता है। केसीएल को हम फास्ट आईवी बोलस दे दे तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। फिर राइट टाइम मीन्स पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करने, जैसे कि हम राइट टाइम होता है, फिर दो ड्रग के दो ड्रग होती है जो जो हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग, तो उसमें टाइम एक्यूरेट होना चाहिए कि डॉक्टर ने हमें 10 PM को ड्रग एडमिनिस्टर करने को बोला है तो हमें वो पेशेंट को 10 PM को ही एडमिनिस्टर करना चाहिए। राइट डॉक्यूमेंटेशन मीन्स कि हमें जो पेशेंट को, जैसे कि हमने पेशेंट को पैरासीटामोल 2 टैबलेट दिया है तो हमें वो पेशेंट नोट्स में चार्टिंग करना चाहिए, जैसे कि वो हमें तो पता है कि हमने एडमिनिस्टर किया है लेकिन दूसरी नर्स है उसको पता नहीं है तो फिर से वो एडमिनिस्टर कर देगी, इसलिए हमने जो ड्रग दिया है उसको पेशेंट के नोट्स में हमें लिख देना चाहिए। फिर राइट रीजन मीन्स कि हमें पेशेंट को मेडिकेशन का पर्पस मेडिकेशन हम किस पर्पज से पेशेंट को दे रहे हैं वो हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए, जैसे कि हम पेशेंट को दे रहे हैं पैरासीटामोल तो पेशेंट को हमें बोलना चाहिए कि वो ये मेडिकेशन से आपका फीवर रिड्यूस हो सकता है। फिर राइट रिस्पॉन्स मीन्स जैसे कि हमने पेन मेडिकेशन पेशेंट को एडमिनिस्टर करी हुई है तो फिर पेशेंट को हमें पूछना चाहिए कि उसका पेन रिलीव हुआ कि नहीं हुआ। फिर राइट टू रिफ्यूज, पेशेंट जब चाहे वो ट्रीटमेंट को रिफ्यूज कर सकता है, पेशेंट बोले कि मेरे को ये ड्रग एडमिनिस्टर नहीं होना चाहिए तो हम वो पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि वो पेशेंट का राइट है कि वो रिफ्यूज कर सकता है अपनी ट्रीटमेंट को। राइट असेसमेंट मीन्स पेशेंट को ड्रग देने के बाद हमें पेशेंट का वाइटल्स, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर ये सब हमें मेजर करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड, बेसिक यूनिट ऑफ कन्वर्सेशन। बेसिक यूनिट ऑफ कन्वर्सेशन का हम यूज करते हैं, जैसे कि जैसे कि लार्जर यूनिट से हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्सेशन करना हो तो हमें डेसिमल को राइट साइड मूव करना चाहिए, जैसे कि 1 kg का 1000 ग्राम होता है, और टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट तो हमें डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव करना चाहिए, जैसे कि 100 mg का 0.1 ग्राम होता है। फिर वो बेसिक यूनिट ऑफ कन्वर्जेशन, जैसे कि 1 ml का 1 cc होता है, 1 ounce का 30 ml होता है, 1 teaspoon का 5 ml होता है, 1 tablespoon का 15 ml होता है। थैंक यू सो मच रुचिता, इतना इंसाइटफुल और बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए, जिससे हमारी ये जो ड्रग कैलकुलेशन का जो इंट्रोडक्शन है, जो बेसिक्स है, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्पीकर, मिस भारती, हु विल एक्सप्लेन अबाउट अडल्ट ड्रग कैलकुलेशन फॉर्मूलाज, tablet, fluid doses, and IV flow rates and concept. So, Ms. Bharti, over to you. First of all, thank you so much, Saloni ma'am, to giving me this great opportunity.
एंड स्टूडेंट अपने स्टार्ट करते हैं ड्रग कैलकुलेशन का जो बेसिक वाला पार्ट है, वो मिस रुचिता ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू मिस रुचिता। एंड वेलकम मैम। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि ड्रग कैलकुलेशन अपन कर तो रहे हैं, राइट, लेकिन ड्रग कैलकुलेशन का अपन को जो नीड पड़ी, इनकी अपन को इम्पोर्टेंस जो है ड्रग कैलकुलेशन की वो पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो इसके लिए देखो दो चीजें होती हैं। जब आप किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में वर्क करते हैं तो सबसे पहले होता क्या है कि आपका जो जैसे कि एम्स के अंदर स्टोर अवेलेबल है, उस स्टोर में जो मेडिकेशन, जो डोज आपके कंसल्टेंट ने आपके पेशेंट को दी है, जरूरी नहीं है कि सेम एग्जैक्ट डोज जो है आपके स्टोर में भी अवेलेबल हो, राइट। जैसे कि एक पेशेंट है आपके पास और कंसल्टेंट ने उस पेशेंट के लिए 0.25 mg की डिजॉक्सिन की टेबलेट जो है वो प्रेस्क्राइब की है, राइट, लेकिन आपके स्टोर में ओनली 5 mg की जो डिजॉक्सिन की टेबलेट है वो अवेलेबल है। तब इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल का यूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके स्टोर में 5 mg की टेबलेट अवेलेबल है, राइट, लेकिन जो पेशेंट को देनी है वो 0.25 mg की टेबलेट देनी है। अब देखो डिजॉक्सिन की जो टेबलेट होती है ना, वो इतनी माइन्यूट आती है, इतनी छोटी आती है कि उसको अगर आप 0.25 mg के अंदर डिवाइड करें तो उसका पार्टीशन आप नहीं कर सकते, और इनकरेक्ट डोज जो है वो पेशेंट को डिलीवर हो सकती है, राइट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि ड्रग कैलकुलेशन किसी भी नर्सिंग ऑफिसर को इसलिए आनी चाहिए क्योंकि जिससे आप प्रॉपर वे में ड्रग को डिलीवर कर सको पेशेंट के लिए, राइट। सेकंड होता है कि सबसे पहले कुछ वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे कि करंटली आई वर्किंग इन CTVS ICU इन एम्स जोधपुर, यानी कि कार्डियोथोरेसिक एंड वस्कुलर सर्जरी ICU। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो बच्चे आते हैं, जैसे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज के बच्चे आए, टॉफ के बच्चे आए, अब उनकी हुई सर्जरी, तो टॉफ वाले बच्चों में होता है बेटिसन प्रोसीजर। अब बच्चे वहां पे आते हैं इन्फेंट के से आते हैं 9 मंथ के, 1 ईयर के, आई थिंक पेरी न्यूनेट पीरियड में भी आते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि बच्चे का वेट जो होता है वो 1 kg, 2 kg, 5 kg इस अराउंड होता है, राइट। तो देखिए अडल्ट के केस में अगर 50 mg तक भी ज्यादा डोज चली जाती है तो वो इतना इशू क्रिएट नहीं करता, लेकिन अगर बच्चे के अंदर जो डोज दी जाती है वो माइक्स के अंदर दी जाती है, माइक्रोग्राम के अंदर, अगर उसके अंदर 1 mg जो ज्यादा डोज चली गई तो बच्चा वहीं पर क्रैश हो सकता है। तो इसलिए अपन को ड्रग कैलकुलेशन का बेसिक पता होना चाहिए। सबसे पहले कि आपके स्टोर में जो डोज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप पेशेंट को डिलीवर कर सको। सेकेंड कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में बहुत माइक्स के अंदर ड्रग कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो आपको आनी चाहिए। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन आईवी फ्लो रेट एंड ड्रॉप फैक्टर। आईवी फ्लो रेट क्या होता है? जैसे कि नॉर्मल आईवी फ्लूइड जो चलता है कि आपके कंसल्टेंट ने आपको ऑर्डर किया कि एनओजी आप क्या कीजिए कि इस पेशेंट को 120 ml पर हावर के अकॉर्डिंग इसका फ्लो रेट से आईवी फ्लो डिलीवर कीजिए, एडमिनिस्टर कीजिए। तब देखिए अगर 120 ml पर हावर अपन देंगे फ्लो रेट पेशेंट को, तो उसको सेट करने के लिए इन आईवी सेट तो आप एमएल के अकॉर्डिंग उसको सेट नहीं कर सकते। एक तो होती है प्रैक्टिकल नॉलेज कि आप नॉर्मल आईवी सेट से उसको सेट कीजिए फ्लो रेट को, और एक होते हैं अपने पास इन्फ्यूजन पंप या सिरिंज पंप। तो सिरिंज पंप और इन्फ्यूजन पंप में क्या होता है कि आप डायरेक्ट वैल्यू सेट कर सकते हो कि मेरे को आईवी फ्लूइड देना है तो 120 ml पर हावर की रेट से देना है, और आपने सेट कर दिया और जो आईवी फ्लूइड है वो डिलीवर होना, एडमिनिस्टर होना स्टार्ट हो गया। लेकिन इन इंडिया इट इज नॉट पॉसिबल कि हर मेडिकेशन के लिए आपके पास, हर पेशेंट के पास इन्फ्यूजन पंप अवेलेबल हो। तो उस केस में एटलीस्ट जब आप फ्लूइड डिलीवर कर रहे हैं तो फ्लूइड डिलीवर करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि मैं कैलकुलेट कर सकूं आईवी सेट, वीटी सेट के थ्रू कि इसके अंदर पर हावर कितना फ्लो रेट जा रहा है। ओके, तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं फ्लो रेट के लिए अपन को पता होना चाहिए ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर क्या होता है कि मान के चलिए आपके पास 1 ml कोई भी फ्लूइड है, 1 ml फ्लूइड जो है वो कितनी ड्रॉप बना सकता है, इसी को क्या बोला जाता है, ड्रॉप फैक्टर। और ये ड्रॉप फैक्टर जो होता है बच्चों को डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप के सेट्स पर। जैसे कि नॉर्मल जो आईवी सेट आप अपनी हॉस्पिटल सेटिंग्स में देखते हैं तो उसका ड्रॉप फैक्टर होता है 50 ड्रॉप पर मिनट। इसका मतलब होता है कि 1 ml, ये जो आईवी सेट होता है वो 1 ml को कन्वर्ट करता है 15 ड्रॉप पर
मिनट के अंदर, ठीक है, पर एमएल के अंदर। अगर बात करते हैं बीटी सेट, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट होता है, जिसको मैक्रो ड्रिप सेट भी बोला जाता है, उसका जो फ्लो रेट होता है, ड्रॉप फैक्टर होता है, वो होता है 20 ड्रॉप पर एमएल। सेम इसी तरीके से अगर बात करते हैं माइक्रो ड्रिप सेट, जो कि पीडियाट्रिक सेट आता है, उसका ड्रॉप फैक्टर होता है 60 ड्रॉप पर एमएल, यानी कि 1 एमएल के अंदर 60 ड्रॉप होती है उसके अंदर। इसी तरीके से फीडिंग जो ट्यूब आता है, फीडिंग जो बैग आता है, उस फीडिंग बैग का भी ड्रॉप फैक्टर होता है 20 ड्रॉप पर एमएल। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये तो अपन को बेसिक पता चल गया फ्लो रेट का। ठीक है बच्चों, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि आपके पास है 120 ml पर हावर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फ्लूइड जो है एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो भी आपको वॉल्यूम दिया गया है उस वॉल्यूम को रखोगे आप ऊपर, अपॉन करोगे क्या, जो भी टाइम जो दिया गया है, जैसे कि 120 ml को आपको 1 घंटे के अंदर देना है, ठीक है, इनटू जो भी ड्रिप सेट से आप दे रहे हो उसका ड्रॉप फैक्टर आप मल्टीप्लाई करोगे। तो 120 ml अपॉन 1 हावर इनकी 60 मिनट में कन्वर्ट करेंगे। अब उसको नॉर्मल आईवी सेट से दे रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 का। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कि 30 जो ड्रॉप जाएंगी वो 1 मिनट के अंदर जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं फ्लो रेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ड्रग कैलकुलेशन में, वो है अडल्ट ड्रग कैलकुलेशन का फॉर्मूला। ये क्या होता है, तो देखिए, अपन जब ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट के अंदर, तो मोस्टली वो दो फॉर्म में होती है। एक तो वो सॉलिड फॉर्म में होगी, जैसे कि टेबलेट की फॉर्म में, और एक होगी वो लिक्विड फॉर्म में, राइट। अब दोनों का जो है फॉर्मूला लगभग सेम होता है, बस डिफरेंस इतना है कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अगर सॉलिड फॉर्म है किसी भी मेडिकेशन का तो उसमें अपन यूज करते हैं क्वांटिटी, लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म है तो उसमें यूज करते हैं एमएल। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला में लिखा हुआ है डिजायर्ड डोज। डिजायर्ड डोज का मतलब क्या होता है कि जो डोज आपके डॉक्टर ने, आपके कंसल्टेंट ने आपको प्रिस्क्राइब की है, वो होती है डिजायर्ड डोज। अवेलेबल डोज का क्या मतलब होता है कि आपके हॉस्पिटल सेटिंग में, आपके स्टोर में जिस फॉर्म में, जिस डोज में जो है आपके पास ड्रग अवेलेबल हो वो। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि 500 mg की एक इरिथ्रोमाइसिन की टेबलेट है, ठीक है, वो आपको देनी है एज अ प्रिस्क्रिप्शन। तो आपके पास इसमें डिजायर्ड डोज क्या हो गई, 500 mg, राइट। अब आपके पास इसमें लिखा हुआ है 250 mg पर टेबलेट, यानी कि आपके पास जो अवेलेबल डोज है वो है कि 1 टेबलेट के अंदर 250 mg है। ठीक है, अब इसमें क्वांटिटी क्या होगी, 1 टेबलेट में क्या है, 250 mg। अब देखिए इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 500 अपनी क्या हो गई प्रिस्क्राइब डोज, अपॉन अवेलेबल डोज कितनी है 250, इंटू करेंगे 1, तब अपने पास क्या आ जाएगी 2 टेबलेट। अब ये तो हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसके लिए अपन नॉर्मल डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अरे भाई देखिए, जब 1 टेबलेट के अंदर 250 mg है, अपन को कितना देना है 500 mg, तो 500 mg कितनी में चली जाएगी 2 टेबलेट में। ओके, सेकंड जो फॉर्मूला है अपना उसके लिए है लिक्विड के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिक्विड के लिए बस जहां सॉलिड पे अपन क्वांटिटी यूज कर रहे थे, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एमएल यूज करेंगे। ठीक है, देखिए हॉस्पिटल सेटिंग्स में एक आइनोट्रॉप आता है डोबुटामीन। क्लियर है? डोबुटामीन की जो कंसेंट्रेशन आती है हमारे हॉस्पिटल सेटिंग्स में, वो आती है 250 माइक्स इन 5 ml। क्लियर है? यानी कि 5 ml के अंदर डोबुटामीन जो होता है वो 250 मैक्स होता है। 1 ml के अंदर कितना हो गया, 50 मैक्स हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर अपन बात करते हैं कि एक कंसल्टेंट ने आपको प्रेस्क्राइब किया है डोबुटामीन की डोज देनी है आपको 500 मैक्स, ओके, लेकिन आपके पास स्टोर में क्या अवेलेबल है 5 ml के अंदर 250 मैक्स। तो इसके अंदर देखिए आपकी जो डिजायर्ड डोज होगी वो कितनी होगी 500 मैक्स होगी। अवेलेबल डोज आपके पास क्या है 250 मैक्स, इंटू करेंगे 5। 5 यहाँ पे क्यों इंटू किया अपन ने, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका जो 5 ml है उसके अंदर अवेलेबल है डोबुटामीन 250 मैक्स। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तब आ जाएगा 10 ml। ठीक है, तो यानी कि 500 mg अपन को देना है अगर डोबुटामीन, तो वो कितने ml में अपने पास अवेलेबल होगा 10 ml के अंदर। ओके, तो एक क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, पेन कॉपी कुछ आपको नहीं उठाना, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो मैं आपको बोल रही हूँ क्लियरली अपने माइंड में लिसन कीजिए और उसको थोड़ा सा माइंड सेट के साथ सोल्व कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके पास
कि 100 ml पर हावर की रेट से, अब ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ उसको सुनिए, कि आपके कंसल्टेंट ने आपको बोला है कि आपको एक पेशेंट को एक पीआरबीसी को ट्रांसफ्यूज करना है बाय द फ्लो रेट ऑफ 100 ml पर हावर, ठीक है, तो बताइए उसका पर मिनट के अंदर कितनी ड्रॉप होंगी। आपके लिए 1 मिनट का टाइम है, इसको सॉल्व कीजिए। मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन को, जो स्क्रीन पे है क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है आपको एक पेशेंट को पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज करनी है बाय द फ्लो रेट ऑफ 100 ml पर हावर, तो बताइए पर मिनट के अंदर कितनी ड्रॉप आप दोगे उस पेशेंट के लिए ऑफ पीआरबीसी। अपने जो आंसर है आप अपने चैट बॉक्स में राइट कीजिए। ओके स्टूडेंट, लेट मी डिस्कस आंसर। देखिए मैंने आपको बोला था क्वेश्चन बच्चों कि 100 ml पर हावर की फ्लो रेट से आपको आईवी फ्लूइड नहीं देना, आपको क्या देना है, पीआरवीसी देना है, ठीक है। अब थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग आपको यहाँ पर ये यूज करनी थी कि अपन पीआरवीसी को जो ट्रांसफ्यूज करते हैं वो आईवी साइड से नहीं करते, वो किससे ट्रांसफ्यूज करते हैं, अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं बीटी सेट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट से। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट का जो ड्रॉप फैक्टर होता है वो मैंने कितना बताया था आपको, 20 ड्रॉप पर मिनट। अगर यही फ्लूइड के अंदर क्वेश्चन होता कि 100 ml पर हावर की फ्लो रेट से आपको एक आरएल जो है उसको एडमिनिस्टर करना है, तब यहाँ पर ड्रॉप फैक्टर कितना था, 15 ड्रॉप पर मिनट। ये पर ml इसका क्या होता है, ड्रॉप फैक्टर होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, बिल्कुल सही है, किसी ने आंसर दिया है 33.3, राइट, ठीक है। तो देखिए अपने पास जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो है 100 ml, राइट। टाइम कितना दिया गया है अपन को, 1 हावर। 1 हावर को अपन कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मिनट के अंदर, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ड्रॉप फैक्टर जो अपना कितना है 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा अपना, 33.3 ड्रॉप पर मिनट। अब देखिए आप जब क्लिनिकल सेटिंग्स में वर्क करते हैं तो आपके पास एज अ नर्सिंग ऑफिसर इतना वर्क होता है कि आप 1 मिनट के लिए कोई भी मेडिकेशन आपको, जैसे ये फ्लूइड आपको देना है, पीआरबीसी देना है, तो 1 मिनट के लिए आप काउंट करोगे क्या कि 1 मिनट में 33 ड्रॉप मैम आ रही है या नहीं आ रही, कितना टाइम अपने पास नहीं होता। अपन क्या करेंगे, देखिए अपन को पता चल गया कि अप्रोक्स ये 33 को अपन 30 काउंट करके चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट के अंदर कितनी ड्रॉप जा रही है, 30 ड्रॉप जा रही है, ठीक है। 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड के अंदर कितनी ड्रॉप जा रही है, 30 ड्रॉप जा रही है। तो अपन बोल सकते हैं कि 2 सेकेंड के अंदर अपने पास एक ड्रॉप जो है वो बीटी सेट में ड्रॉप करनी चाहिए, क्लियर है ये चीज। अब देखिए अपन जब सेकंड काउंट करते हैं ना मेडिकल सेटिंग्स में, जैसे कि सीपीआर के अंदर अपन को 1 सेकंड को कैसे काउंट करते हैं, एक ऐसे बोल के नहीं काउंट करते, अपन काउंट करते हैं 1001, तो ये 1 सेकंड के बराबर, 1002 ये 1 सेकंड के बराबर, इस तरीके से, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 2 सेकंड काउंट करेंगे, 1001 1002 एंड अपनी एक ड्रॉप जो है वो बीटी सेट में गिरेगी। तो इससे अपन को क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हाँ, कि जब 2 सेकंड में एक ड्रॉप जो है वो गिर रही है तो इसका मतलब है 1 मिनट के अंदर अप्रोक्स 33 ड्रॉप जो है वो अपने एडमिनिस्टर्ड होगी, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, तो एक कुछ टिप्स हैं आपके लिए, जब भी आप क्लिनिकल सेटिंग्स में वर्क करोगे तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि आपको जो मेडिकेशन या कंसंट्रेशन जो है उसको डिसॉल्व करोगे तो उसको एज अ कंपेटेबल जो फ्लूइड होता है उसी में डिसॉल्व करना होता है। ये नहीं कि आप डोब्यूटामीन को आप D25 D10 के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, उसको हमेशा किसके अंदर, MS के अंदर डिसॉल्व करना होता है मोस्टली केसेस में। लेकिन अगर पीडियाट्रिक कोई बच्चा है, अगर उसका शुगर डाउन आ रहा है, तब उस कंडीशन में अपन D25 या D10 या D5 के अंदर उसको उसका क्या बनाते हैं, पूरा फ्लूइड बनाते हैं कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, राइट। सेकंड है कि सब जब भी आप किसी भी पेशेंट को कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करोगे तब डबल चेक करोगे पेशेंट की आईडी। डबल चेक कैसे करोगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेशेंट से पूछोगे कि आपका नाम क्या है। सेकंड, पेशेंट की रिस्ट वॉच पे उसका आइडेंटिफिकेशन जो बैंड होता है वो लगा होता है, उसको चेक करोगे। अगर वो नहीं है तो आपके फाइल में जो पेशेंट का स्टिकर लगा होता है बारकोड का, आप उससे चेक करोगे कि पेशेंट का एक्चुअल में नाम क्या होता है, ठीक है। तो ये डबल चेक हो गया। सेकंड, पंप सेटिंग्स,
पंप सेटिंग्स का मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि इन्फ्यूजन पंप की सेटिंग्स होती है या जो सिरिंज पंप की सेटिंग होती है वो अपन को चेक करनी है। मान के चलिए किसी पेशेंट है, आपके पास पोस्ट ऑप में आया है वो, और उसको नोरेट चल रहा है। ठीक है, नोरेट क्या करता है, बीपी को राइज करता है। कंसल्टेंट ने बोला है आपसे कि 5 ml पर हावर की फ्लो रेट से इसको नोरेट स्टार्ट करना है, और आपने चेक नहीं किया, गलती से क्या हो गया, 5 ml की जगह पर वो 50 ml पर हावर की फ्लो रेट से आपका जा रहा है नोरेट। तो क्या होगा, विद इन सेकेंड पेशेंट जो है वो क्रैश हो जाएगा आपका। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। थर्ड थिंग आती है वॉच फॉर फ्लेवाइटिस एंड इनफिल्ट्रेशन, एलर्जिक रिएक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स फाइंडिंग। जब भी आप आईवी मेडिकेशन देते हैं तो हमेशा आपको चेक करना है बिफोर मेडिकेशन एंड आफ्टर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कि पेशेंट की साइड पर, आईवी साइड पर कोई फ्लेवाइटिस का तो साइन नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन का साइन तो नहीं है, या कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, ठीक है। और अपनी जो भी फाइंडिंग्स है, आपने जो भी ऑब्जर्व करके चेक किया है, उसको आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। क्लियर है। सबसे लास्ट में आती है बिफोर लीविंग द बेड साइड आस्क आई डबल चेक, डिड आई डॉक्यूमेंट एंड कंफर्म द पेशेंट रेस्पॉन्ड। क्योंकि अंटिल अपना जो है एक ही गोल होता है कि अपन एक सेफ पेशेंट केयर जो है वो डिलीवर कर पाए एज ए नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। पेशेंट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए जब आपने मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर दी, उसके बाद भी आप डबल चेक कीजिए क्या मैंने पेशेंट को सही मेडिकेशन एडमिनिस्टर की है या नहीं की, ठीक है। अगर बाई चांस आपसे कोई मेडिकेशन एरर हो जाता है और आप इस डबल चेक वाले फॉर्मूले के यूज करते हो, रूल का यूज करते हो, तब आप पेशेंट को सीवियर कंडीशन में जाने से बचा सकते हो। ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगी विद इन 2 मिनट। नॉट सेट 9 के अंदर, प्री के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन आया था एनटीजी का, ठीक है। उसी बेसिस पे एक है आपका क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था हॉस्पिटल सेटिंग्स में डोबुटामीन की कंसेंट्रेशन कितनी आती है, 250 माइक्स इन 5 ml। क्लियर है। अब देखिए एक जो है बच्चा है 5 kg का, वो एडमिनिस्टर है आफ्टर द टॉप सर्जरी इन सिटी बीएस आईसीयू, ठीक है। बच्चा आता है और कंसल्टेंट आपसे बोलता है कि इस बच्चे के लिए 5 ml पर हावर, माइंड 5 ml पर हावर की फ्लो रेट से डोबुटामीन को स्टार्ट कीजिए, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी बताई गई है, 4:1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में मेंशन है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो फ्लो रेट आपको बताई गई 5 ml पर हावर, कंसंट्रेशन ऑफ 4:1, अब इसकी डोज माइक में कैलकुलेट कीजिए। ओके, तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन बनाना आना चाहिए। 4:1 का क्या मतलब होता है कि 1 ml के अंदर 4 माइक्स अवेलेबल हैं। अब वो कैसे अवेलेबल होंगे, मैंने बताया आपको कि डोबुटामिन की जो कंसंट्रेशन आती है वो 250 माइक्स आती है 5 ml के अंदर। अपन को कंसंट्रेशन जो बनानी है 4:1 की बनानी है, कैसे बनाएंगे, 46 ml अपन लेंगे एनएस, 4 ml लेंगे अपन डोबुटामिन, तो डोबुटामिन 4 ml में कितना हो जाएगा, 200 माइक्स, ठीक है। और टोटल कंसंट्रेशन कितनी बन गई, 50 ml, यानी कि 50 ml के अमाउंट में अपने पास 200 माइक जो है डोबुटामिन है। इनको कट करेंगे तो 4:1 का जो कंसंट्रेशन अपने पास आएगा, यानी कि 1 ml के अंदर अपने पास क्या है, 4 माइक है डोबुटामिन का। अब डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है अपन को कि 5 ml पर हावर की फ्लो रेट जो है देनी है, ठीक है। अपन को पता है 1 ml के अंदर जब 4 माइक है, तब इन्फ्यूजन पंप अगर 5 ml से अपन डिलीवर करवाएंगे पेशेंट को, तो 4 × 5 यानी कि 20 माइक्स इन 1 हावर, ठीक है। बच्चे में कितना जाएगा, 20 माइक जाएगा 1 घंटे के अंदर आपका डोबुटामिन। लेकिन बच्चों में माइक्स हमेशा जो कैलकुलेट करते हैं वो पर केजी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। ओके, पर केजी के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बच्चे का वेट मैंने आपको बताया था 5 kg, अपने पास क्या आया, 20 माइक्स पर हावर पर केजी, पर केजी करेंगे तो कैसे करेंगे, 20 माइक्स को डिवाइड करेंगे 5 kg से, तो अपने पास टोटल जो डोज आएगी माइक के अंदर वो कितनी आ जाएगी, 20/5, यानी कि 4 माइक्स पर हावर पर केजी। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है आपकी किसकी, माइक्स की। ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन मैंने डोबुटामिन पर फ्रेम किया है, आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आया था नाइट्रोग्लिसरीन एनटीजी पर। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा ड्रग कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल से फॉर्मूले होते हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना आना चाहिए।
ओके, तो मेरी साइड से क्लियर है। नेक्स्ट सेशन जो है वो पालमनी जो है वो आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस भारती, आपने अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इस कैलकुलेशन को प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग बना दिया। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्पीकर, मिस पॉलमी, जो हमें समझाएंगे कि इन्फ्यूजन पंप और पीडियाट्रिक ड्रग ग्रोथ कैलकुलेशन कैसे हम एक्यूरेसी के साथ समझ सकते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है। सो मिस पॉलमी, ओवर टू यू। Thank you, ma'am. So, hello, students. I am Paulumi Chabdi, and now today my part is infusion pump and pediatric drug dose calculation. सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि what is pediatric drug dose formula. तो जैसे कि हॉस्पिटल में ड्रग कैलकुलेशन के लिए एडल्ट की भी बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है, ऐसे पेडियाट्रिक ड्रग कैलकुलेशन इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट एज इससे हम लोग एक्यूरेट लेवल की ड्रग दे सकते हैं एंड वी कैन रिजॉल्व द डिजीज। ठीक, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना है कि पेडियाट्रिक अगर कोई पेशेंट आए हमारे हॉस्पिटल में तो उसके लिए कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हम ड्रग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेडियाट्रिक और बेबी का वेट और चिल्ड्रन का वेट, जिससे हम ड्रग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर वो वेट वाला फॉर्मूला हमारे पास नहीं है तो हम बॉडी सरफेस एरिया ड्रग कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इज द बेबीज वेट। So at first, in pediatric drug dose formulas, we will learn about Freud rule. Freud rule जानने के पहले हमको ये जानना है कि ये रूल कितने एज तक की बच्चों के लिए अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि ये लेस देन 1 ईयर के बच्चों के लिए अप्लाई होता है। तो पहले हम ये फ्राइड रूल जानेंगे, फिर ये रूल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो फ्राइड रूल विच इज अप्लाइड फॉर लेस देन 1 ईयर इज डोज इक्वल टू एडल्ट डोज इनटू एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150, which is also in bracket you all see which is LB। LB मतलब पाउंड। ठीक है, तो पाउंड एक वेट का जो है मेजरमेंट होता है, पैरामीटर होता है, जो एक फॉरेन पैरामीटर है जिसको हम इंडिया में केजी से वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें बस रटना नहीं है, हमें ये रूल जो है वो याद करना है। तो कैसे याद करना है, तो देखो फ्राइड रूल्स विल अप्लाइड फॉर लेस देन 1 ईयर, बर्थ टू 1 ईयर। तो हम सब क्या बोलते हैं, इसको इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फेंट से एफ लो एंड इससे मैच करो फ्राइड रूल्स। तो इन्फेंट के लिए वी ऑल कैन यूज फ्राइड रूल। ठीक है, जो इन्फेंट आएंगे लेस देन 1 ईयर, तो इसके लिए हम जो ड्रग कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे वो रूल है फ्राइड रूल। अब हमें समझना है ये कैलकुलेशन इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन में क्या है, जो हम जब भी कोई मतलब ड्रग डोज देंगे तब एक कांस्टेंट लेंगे। तो वो कांस्टेंट क्या है, जैसे कि हमारी जो दीदी ने बोला एडल्ट डोज पहले लेंगे एडल्ट ड्रग डोज कैलकुलेशन से। ठीक है, एडल्ट डोज के साथ हमें क्या ऐसा डिवाइड और फैक्टर ऐड करना है जिससे हमें वो फ्राइड रूल चिल्ड्रन के लिए आ जाए, जो इन्फेंट है उसके लिए आ जाए। तो क्या है, उसके लिए एज इन मंथ्स बाय 150। नाउ एज इन मंथ्स से क्यों है, एज इन ईयर्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये लेस देन 1 ईयर के स्टूडेंट्स बच्चे के लिए है। ठीक है, तो जब लेस देन 1 ईयर हो रहा है तब तो मंथ्स आ रही है ना, 1 to 12 मंथ्स। लेस देन 1 ईयर में तो कोई फ्रैक्शन में ईयर नहीं आता, इसलिए हमें एज इन मंथ्स लेना है। उसके बाद जो 150 है वो क्या है, 150 ना हम एडल्ट की जो एवरेज वेट है बॉडी वेट वो पाउंड में हम 150 पाउंड मानते हैं, इसलिए हमारे कांस्टेंट 150 पाउंड है। तो अगर हमें लेस देन 1 ईयर के बच्चों में और इन्फेंट में फ्राइड रूल्स अप्लाई करने पड़े टू कैलकुलेट द पेडियाट्रिक ड्रग डोज, तो हम क्या लेंगे, पहले एडल्ट डोज लेंगे, उनको कौन सी कांस्टेंट है मल्टीप्लाई करेंगे कि एज which is in marks divided by 150 pound which is average adult dose। ठीक है, एवरेज एडल्ट वेट। तो अब हमारा आता है क्लार्क्स रूल व्हिच इज वेट बेस्ड। जैसे कि मैंने सब लोगों को बोला कि पेडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है वेट। अगर बॉडी सरफेस एरिया वाला रूल आपको आ जाए और मेंशन कर दे तभी आपको उससे करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन डू इट विथ वेट। ठीक है, तो क्लार्क्स रूल में क्या है, डोज इक्वल टू
एडल्ट डोज इनटू वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाय 150 इन पाउंड। तो ये भी सेम है एज मच एज फ्राइड रूल, ठीक है। तो इसमें क्या है, एडल्ट डोज को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है कि एक फैक्टर से। तो वो फैक्टर क्या है, वेट। वेट किसका है, जो कि हमारा जो पेशेंट है उसका। तो वेट हम ये भी पाउंड में लेंगे एंड उसको एक कांस्टेंट से हम डिवाइड करेंगे। जो कांस्टेंट क्या है 150। 150 को हम क्या मानते हैं, जो एवरेज एडल्ट वेट है वो मानते हैं, ठीक है। तो अब आता है यंग्स रूल। यंग्स रूल हम किसके लिए अप्लाई करते हैं, 1 to 12 ईयर्स। तो 1 to 12 ईयर्स के बच्चों तो यंग होते हैं, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर 12 ईयर हम एडोलेसेंट बोलेंगे, लेस देन 1 ईयर हम इन्फेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब रूल सिर्फ रटना नहीं है, हमें याद करना है। तो अगर ये डोज आपको याद करना पड़े तो आपको क्या करना है, एडल्ट डोज लेना है। एडल्ट डोज किसको मल्टीप्लाई करना है, इनटू एज इन ईयर्स। ईयर्स क्यों, जब हम प्राइड रूल्स देखे थे तब तो हम पढ़े थे एज इन मंथ्स, क्योंकि लेस देन 1 ईयर था। बट यंग्स रूल में 1 to 12 ईयर्स के बच्चों के लिए हम करते हैं। सो यहाँ पर एडल्ट डोज मल्टीप्लाई होगा एज, जो बच्चे हैं, जो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आए हैं उसके लिए, उसके जो ईयर है उसके साथ। एंड वो किससे डिवाइड होगा, एक कांस्टेंट से। अगेन देयर इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है, एज प्लस 12। अब यहाँ पर एज प्लस 12 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा 1 to 12 ईयर्स के जो बच्चे हैं, जो पीडियाट्रिक वार्ड में आए हैं, उसके ड्रग डोज कैलकुलेट किया जा रहा है। उसके जो एज है, उसके एज के साथ अगर 12 हम ऐड कर दे तो इसको हम एडल्ट के जो एक एवरेज एज है वो मान के चलते हैं। इसलिए यंग्स रूल में हमें जो एडल्ट डोज के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, एज विच इज इन ईयर्स ऑफ द पेशेंट divided by age plus 12 which is calculated or which is kept by us as a average adult age, ठीक है। सो देयर इज सरफेस एरिया रूल, ठीक है। तो मैंने इतने तक आप लोगों को क्या बोला कि पीडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन में बच्चों का वेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर आप एडल्ट की ड्रग डोज कैलकुलेट करने जाओ और कोई कीमोथेरेपी चल रही हो ऐसे, और कोई ड्रग कंटिन्यूअसली चल रही हो, तो आपको ना बॉडी सरफेस एरिया से ही कैलकुलेट करना पड़ता है। इन वेरियस क्लिनिकल सेटिंग्स यू कैन सी, बट पीडियाट्रिक में वेट इज इंपॉर्टेंट। अगर टारगेट हाई में भी एक क्वेश्चन है, अगर ये आपके नॉर्सेट में भी आ जाए, तो आप व्हिच इज द मेजर पैरामीटर for drug calculation for the pediatric patient, this is like option A weight, option B body surface area, you will have always mark as option A weight, ठीक है। बट अगर वहां पर कुछ मेंशन है ऐसे कि सरफेस एरिया रूल से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, तो डोज इक्वल टू जो पीडियाट्रिक डोज है वो उसको कैसे आपको कैलकुलेट करना है, एडल्ट डोज इनटू चाइल्ड बीएसए। बीएसए इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। तो उसके साथ आपको क्या डिवाइड करना है, 1.7। अब 1.7 क्या है, 1.7 हम मानते हैं कि ये एडल्ट की एवरेज जो बॉडी सरफेस एरिया है वो 1.73 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये नोट डाउन करना। तो ये बहुत सारे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एमसीक्यू में ऐसे नैरेटिव आ सकता है। तो यहाँ पर ऐसे सरफेस एरिया रूल हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एडल्ट डोज इनटू चाइल्ड बॉडी सरफेस एरिया, जो पीडियाट्रिक चाइल्ड हमारे पास आई है, डिवाइडेड 1.7 व्हिच इज अ कांस्टेंट as a 1.73 meter square which is average adult body surface area. कम टू द पॉइंट की एग्जाम्पल तो मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि अगर मान लो कि हमारी पेडियाट्रिक वार्ड में हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग चल रही है और एक ऐसे बच्चा आया जिसका बॉडी सरफेस एरिया है 0.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा ड्रग देने को बोला, सपोज सिप्रोफ्लॉक्सासिन। हाँ, तो उसके एडल्ट डोज, आई एम गिविंग दिस एज अ एग्जाम्पल, एडल्ट डोज 250 mg। तो अब हमको तो डॉक्टर ने बोला कि इसका कैलकुलेट करना है बॉडी सरफेस एरिया से एंड इसको ड्रग डोज देना है, ठीक है। तो तुम कैसे करोगे, तो पहले लेना है एडल्ट डोज। एडल्ट डोज मान लो 250 mg है उसका, तो उसके साथ हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, पहले चाइल्ड की बॉडी सरफेस एरिया एज द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैज टोल्ड अस टू कैलकुलेट दिस विद सरफेस एरिया रूल, ठीक है। तो 250 इंटू 0.4, उसके बाद हम उस एक कांस्टेंट से डिवाइड करना है, वो क्या है, वो 1.7, क्योंकि एडल्ट बॉडी सरफेस एरिया जो एवरेज मान के चलते हैं वो है 1.73 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा जो आंसर आएगा 58.82 kg, ठीक है। तो ऐसे हो गया हमारा जो रूल्स है पीडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन की। ये बस रटना नहीं है, ये हमें याद करना है जैसे आई हैव टोल्ड यू। एंड अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट डाउन
सो नेक्स्ट इज इन्फ्यूशन पम्प बेसिक्स। तो इन्फ्यूशन पम्प बेसिक्स में हमको जानना है कि पहले इन्फ्यूशन पम्प क्या है। देखो सबसे पहले तो इन्फ्यूशन पम्प को सिरिंज पम्प के साथ कंफ्यूज मत करना, ठीक है। सिरिंज पम्प क्या होता है, एक सिरिंज वहां पर पंप में अटैच किया जाता है, उसमें 500 ml की जो सिरिंज है मेनली यही यूज किया जाता है हमारे क्लिनिकल सेटिंग्स में। फिर कोई ड्रग ऐसा हो तो डॉक्टर की परमिशन से वो ड्रग की कैलकुलेशन तुमने कर ली एंड उस सिरिंज में तुमने कवर कर ली वो ड्रग एंड यू स्टार्ट द पंप, ठीक है। बट इन्फ्यूशन पंप क्या होता है, ये एक दूसरा पंप होता है जिनमें हमारी जो आईवी लाइन है ना, वो आईवी लाइन वो पंप से अटैच्ड होती है एंड पंप इज रेगुलेटेड इन दैट मैनर कि वो ऐसे ही ड्रॉप फैक्टर कैलकुलेट, मतलब ड्रॉप फैक्टर से वो पंप चलेगी, ठीक है, ऑपरेट होगी। तो इन्फ्यूशन पंप में सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस ड्रग डिलीवरी के लिए हमारा फॉर्मूला जानना चाहिए। रेट मतलब कितने रेट से वो ड्रग हमें डिलीवर करना है टू द पेशेंट। तो कैसे करना है, टोटल वॉल्यूम बाय टाइम। सपोज मान लो कि डॉक्टर ने हमें बोला कि एक जो है एनएस दो जो 500 ml ओवर 5 आवर, किसी पेशेंट आए हैं हमारे पास जिसको हमें एनएस देना है, एनएस की बॉटल नहीं है 500 ml की, तो उसको हमें 5 आवर के लिए देना है, ठीक है। तो आप तो ऐसे ही नहीं चला दोगे ना, वो ड्रॉप फैक्टर कैलकुलेट करके, ताकि अब हम ये चला रही है सपोज 6 बजे तो उसको 11 PM तक वो खत्म होना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर इन्हें ज्यादा चली जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो ये सब है, ठीक है। तो प्रॉब्लम से हमें दूर रहना है, ऐसे हमें ड्रग कैलकुलेशन वेरी मच इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, 500 ml ओवर 5 आवर। तो कैसे करना है, तो अगर तुम ऐसे बेसिक से यूनिट मेथड से कर सकते हो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 5 आवर में हमें देना है 500 ml, तो 1 आवर में कितना देना है, 1 आवर में देना है 500/5, तो 100 ml पर आवर, ठीक है। तो दिस इज लाइक वेरी मच बेसिक बट इंपॉर्टेंट इन आवर पर्सन कंसिडरेशन, ठीक है। तो ऐसे करके इन्फ्यूशन पंप को हमें ऑपरेट करना है। तो हमें तो रेट कैलकुलेशन करना है ml पर आवर, तो वॉल्यूम पर टाइम है ना, तो ml पर आवर। अगर जितने भी आवर के लिए हमें देने को बोले और जितने भी मिनट्स के लिए हमें देने को बोले, हमें बस पर 1 आवर कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम इन्फ्यूशन पंप को ठीक से ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब आता है हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग ऑफ इन्फ्यूशन पंप। देखो हम क्लिनिकल सेटिंग में कुछ ऑपरेट कर रही है कुछ मशीन, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही चला रही है उसको उसको तो पहले हमें देखना है कि वो कैसे काम करते हैं, वो ठीक से ऑपरेट तो हो रही है। तो यूज प्री प्रोग्राम ड्रग लाइब्रेरीज, ठीक है। तो हमें पहले ये देखना है कि हम ठीक ड्रग तो ले रही है, वो हम जो ट्रिपल चेक नहीं करते ड्रग के लिए, ठीक है, ड्रग के लिए ट्रिपल चेक करना है। तो अब हमें क्या करना है, ड्रग डोज देखना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर का जो नोट्स है वो देखना है कि कैसे उसने नोट दिया। अब हमें ड्रग कैलकुलेशन करके जो हमने पूरे सेशन में की, तो ऐसे ड्रग कैलकुलेशन करके हमें पूरा कवर करना है कि तो मैंने सीरीज में सपोज फिल कर लिया तो बोतल में है एनएस की 500 ml, तो कितना उस पर कुछ ऐड किया या नहीं ये चेक करना है। तो प्री प्रोग्रामिंग पहले हमको देख लेना है, उसके बाद डबल चेक प्रोग्रामिंग। इसके बाद हमें ये भी तो देखना है कि वो पाम ठीक से काम कर रही है कि नहीं, अगर उस पाम में कुछ ब्लॉकेज है, चार्ज है कि नहीं, वो अलार्म ठीक से आ रही है कि नहीं, अगर देयर इज एनी प्रॉब्लम देन वो पाम अप टू डेट तो है, वो सर्विसिंग उसकी हुई है कि नहीं, ये सारे देखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मॉनिटर फॉर इन्फिल्ट्रेशन एंड फ्लेवाइटिस। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, विच इज फ्लेवाइटिस ग्रेटर देन इन्फिल्ट्रेशन। क्यों, क्योंकि जो हम एक आईवी लाइन हमेशा चलाते हैं तो हमें क्या देखना है, उस आईवी साइड में स्वेलिंग तो नहीं है, रेडनेस, सोरनेस, एनी पेन, एनीथिंग लीकेज, ठीक है। तो फ्रॉम द वेन टू द सेल्स, तो ये सब देखना है। बट what I am telling to you कि always you should prioritize phlebitis over infiltration। क्यों, क्योंकि फ्लेबाइटिस मोस्ट कॉमन, हाँ, जो हम आईवी फ्लूइड से देते हैं उसमें से जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो है फ्लेबाइटिस। तो इसके लिए हमारा एक स्कोर नहीं आता, वीआईपी विजुअल इन्फ्यूजन इंस्पेक्शन ऑफ फ्लेबाइटिस। विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ फ्लेबाइटिस से हम फ्लेबाइटिस का ग्रेडिंग कर सकते हैं एंड उसको जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर सकते हैं कि स्टॉप द आईवी फ्लूइड, देन रिसाइड द कैनुला, देन वो साइड तुम क्लियर कर दो ठीक से, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो
आई एम टेलिंग यू, मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि अगर क्वेश्चन में भी आ जाए विच इज मोर कॉमन, देन यू ऑलवेज मार्क फ्लेबाइटिस ओवर देन इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि इन्फिल्ट्रेशन क्यों नहीं होगी। नो, इन्फिल्ट्रेशन विल नॉट द आंसर, ठीक है। तो माइंड इट फॉर द नॉट नेक्स्ट नॉट सेट, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है वाइटल साइंस चेंजेस। तो ये क्या है वाइटल साइंस, जैसे हम सब लोगों को पता है TPR, तो है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो एंड विच इज आवर फिफ्थ वाइटल साइन, यू कैन कमेंट इट डाउन, विच इज पेन, ठीक है। तो अब वाइटल साइन चेंजेस देखेंगे हम, कैसे देखेंगे, अगर हमारा फ्लूइड ओवरलोड हो जाए। Thank you so much for explaining this pediatric calculation so well कि we can easily understand with your valuable examples. Let's move to the video of the plan which we are here to discuss. So let's start with the video. So this is all about our plan. NNL1 believe in creating community of learners, mentors and achievers. सबके लिए एक platform to unite everyone. So अभी तक आप लोगों ने जो देखा that is all about our plan. So this is our मार्गदर्शक who conducts our MBM session, मार्गदर्शन by मार्गदर्शक। यहाँ पर mentors अपने achievements, अपने experiences को share करते हैं to uplift the students and guide a best strategy to achieve a good rank and good position in the competitive exam. You can see the glimpses of this session. अगर आप इन sessions को join करना चाहते हो, तो this is for our paid subscriber. So NORCET 9 point achievers, rank holders. So let's move to the Q&A round. Now, all the participants can start asking their questions, and one by one, all the speaker will answer the question raised by the participants. Please start your question writing in the chat box. आप अपने questions को chat box में mention कर सकते हो, whatever you want to ask from the speakers. If any student having any doubt regarding your study and regarding this session, please comment. So Miss Bharti, there is a one question raised by the student कि वो कह रहे हैं कि मैम प्लीज एक बार फिर से BT सेट का जो ड्रॉप फैक्टर आपने बताया, प्लीज एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, तो डियर स्टूडेंट, बीटी सेट जो होता है इनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, तो उसका जो ड्रॉप फैक्टर होता है वो 20 होता है, राइट। तो ये इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं होती है, कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं वो अपन को याद रखनी होती है कि हाँ बीटी सेट का ड्रॉप फैक्टर कितना होता है, 20 होता है, दैट्स इट। और यहाँ पर आपसे एक सेम क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने कि व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी, प्लीज आंसर भारती मैम। ओके तो देखिए स्टूडेंट, स्ट्रेटेजी का तो ये है कि अगर आपको डिटेल में चीजें समझनी है, जैसे कि आपको अगर डाउट है कि आप जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हो वो राइट वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो, राइट, साथ के साथ कि आपको अपने रिवीजन के लिए किस तरीके से प्लान बनाना है, कहाँ से MCQ प्रैक्टिस करनी है इन अ प्रॉपर टाइम फ्रेम, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। आपने जो भी प्रिपरेशन की है वो एक साइड रहती है, लेकिन आप जब एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के साथ अपना एग्जाम जो है वो उसको प्रिपेयर करते हो देते हो, वहां पे वो एक अलग सेकंड थिंग होती है, ठीक है। तो इसको अपन डिटेल में MBM सेशन में डिस्कस कर सकते हैं, अगर आपको सेशन लेना है तो प्लीज कनेक्ट योर रिलेशनशिप मैनेजर। लेकिन सिंपल सा फंडा ये है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का कि बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो आप नहीं कर सकते, लेकिन एक कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी की होती है जिसके थ्रू आप जो है अपना प्रॉपर जो स्टडी में कंसिस्टेंटी को मेंटेन कर सकते हैं और अपना जो है गुड रैंक अचीव कर सकते हैं, राइट। So thank you so much for great explanation. अब ये सारे जो questions हैं we will answer थोड़ा देर के बाद, क्योंकि it's very मतलब long discussion, और जो भी बच्चों के questions हैं we will go through it, और हम सारे बच्चों के answers reply करेंगे, उनकी जो भी queries हैं within 48 hours we will revert every question. So now let's move to the final segment of our discussion. I am sharing the special rewards which you all are waiting. और इस रिवॉर्ड को अगर आपको क्या बोलते हैं पाना है, तो आपको सबसे पहले ये जो QR कोड मैं आपके साथ स्कैन करूंगी, शेयर करूंगी, इसको आपको स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद यू हैव टू फिल हाँ, यू हैव टू फिल एंड आंसर फ्यू क्वेश्चन जो हमने अभी वीडियोस में देखे हैं, और जैसे ही आप उसको क्या बोलते हैं आंसर कर दोगे, यू हैव टू सबमिट दैट क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट टॉप 10 जो भी टॉप 10 करेक्ट आंसर्स होंगे, जिनके सबसे अच्छे आंसर्स होंगे, they will get the special reward as a master stroke volume 3 book. So students, start scanning or start answering these questions. Student, hurry up and scan this scanner because you can you take must. हाँ, Yes, you can take photo you can take also. screenshot. Yeah, you can take screenshot of the scanner also. बिकॉज जो मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम है वो LMR की तरह काउंट होता है, और ये आपकी स्टडी में लास्ट टाइम पे के लिए
एक फाइनल टच प्रोवाइड करता है फॉर योर रिवीजन। Yes, yes, Miss Bharti. This is the best book जो आप last minute revision के लिए you can go through. This is the best opportunity to get the book in a plus its quality patient. तो जो भी है बहुत ध्यान से करना है because it's a big responsibility for all of us. So lastly, thank you so much. If anyone want to suggest any interesting topic for next webinar session, तो please provide your inputs and suggestion for the next session also. हम लोग try करेंगे कि उन sessions को भी cover करें with the experts and with the expert people and the people who know very well about it. So thank you so much. Thank you so much, all the speakers, all the participants who have joined this session. और इसी तरीके से ज्वाइन करते रहो उड़ान के सेशंस को टू बूस्ट योर नॉलेज एंड बूस्ट योर इंफॉर्मेशन. कीप ग्रोइंग, keep growing and keep learning and keep flying high and get your wings of knowledge to achieve your dream. Thank you so much. Thank you so much, speakers. Thank you so much, participants, for participating in this session.